आज से हम इस वीडियो से क्लास 12th के लिए फिजिक्स के अनसोल्व पेपर्स सोल्व करेंगे। मतलब इसमें हम 2022, 2020 और 2019 के सभी सेट्स करेंगे। मतलब हर साल 7 सेट्स होते हैं, तो करीब हम 21 पेपर सोल्व करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, इनके सब कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लीजिए और लग जाइए हमारे साथ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित है। ठीक है, परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है, जो भी वैल्यू है, और परिपथ में वह शक्ति होगी। शक्ति बताने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, आपको पता ही है, ऑप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पता। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो शक्ति का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। पर फाई जो है वो है विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर, कला का जो अंतर है। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, जो आपको कलांतर दिखा ना, वो पाई बाई 2 का है। ठीक है, फाई अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो, ओमेगा टी और इसमें से वो घटा दो माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का कलांतर आएगा। और अगर आपने ये हेडिंग भी पढ़ी होगी ना, ठीक है, जरूरी है ये, कि अगर धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर पाई बाई 2 का हो तो ऐसी प्रत्यावर्ती धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, वाटहीन मतलब शक्ति व्यय शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर क्या है इसके लिए, शून्य। और आप मैंने सोचोगे कि फॉर्मूले में वी आर एम एस आई आर एम एस लिखा है, और ऑप्शन में सर में जो V है ना, ये जो E लिखा हुआ वही ई वी एक ही चीज़ है, वो तो आप समझिए। यहाँ पर सब आई नोट और ये ई नोट में वैल्यू दिया है। तो एक चीज़ याद रखना, आई आर एम एस होता है आई नोट अपॉन अंडर रूट। जहाँ ये क्या होता है, पीक वैल्यू, जो धारा जब ऐसे बढ़ रही है घट रही है, तो उसकी जो पीक वैल्यू जो है वो होती है आई नोट, और आई आर एम एस होता है उसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूलमान। ठीक है, बाकी एक जो बहुवकील पे पर्सन में इतनी जानकारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत या विद्युत रोधी। तो देखो, अर्धचालक की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे जैसे ताप कम होता जाता है तो अर्धचालक की चालकता कम होती जाती है, और 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक की चालकता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अतः 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक क्या होगा, एक विद्युत रोधी होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई धारा उसमें से प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत रोधी एकदम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान लगभग होगा। ये 4 ऑप्शन है। जिन्होंने पढ़ा है उसको पता है कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन जिनको इसके बारे में नहीं पता उनके लिए बताता हूँ। अगर आपको पता है तो आप पहला ऑप्शन सही है, जैसे पता है आप स्किप कर सकते हो, वरना देखो, अब डे ब्रोगली ने कहा था कि जब भी कोई कण गति में कर रहा है, कोई भी चीज, जैसे मारकर भी अगर ये गति कर रहा है, तो इसके पास इससे एक तरंग जो है इसके साथ जुड़ी होती है, एक तरंग होती है, और मतलब ये कण के साथ साथ तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, डबल नेचर, द्वैत प्रकृति। और उस तरंग की तरंगदैर्घ्य, उस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लैम्बडा बराबर होती है h अपॉन पी, या h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है हमको, और p उसका मोमेंटम, द्रव संवेग, यानी द्रव्यमान गुणा वेग, यानी लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन एम वी। ठीक है, अब हमें पता है कि P क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी E क्या होता है, E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये होती है। और इसमें अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर तो m से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, यानी 1/2 p स्क्वायर अपॉन m, ये बनेगा। ये E क्या, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से अगर मैं 2m की मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो p स्क्वायर इक्वल टू 2me और P इक्वल टू अंडर रूट 2me। ठीक है, ये उसकी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन जो भी कण है मेरा। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने v वोल्ट से त्वरित किया है, ठीक है ना, v इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो मतलब मान लिया 50 वोल्ट लगाए इलेक्ट्रॉन पे, 50 वोल्ट हमने लगाया वी, और उसका आवेश होता है ई, छोट स्मॉल ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसकी एनर्जी जो हो जाएगी वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, जितना भी हमने वी लगाया। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है ई बराबर जितना भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू जो भी हमने वी लगाया है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m e और v, ये हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे मैं m यानी इलेक्ट्रॉन का मास, e की वैल्यू और h की वैल्यू रख दूँ, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी लैम्डा इक्वल टू ये 12.27/√v। v तो हम डिपेंड करेगा ना कि हम कितना लगा रहे हैं, बाकी सब तो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू रख सकते हैं, और एंगस स्ट्रांग में वैल्यू आएगी, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू आप कांस्टेंट में देख सकते हैं। ये एक एक चीज लिखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे बता भी सकते हो। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻30 ऊपर लिख रहा हूँ, आप देख नहीं रहा, छोड़ो ज़्यादा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण जो है, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये होता है। तो ये किस कारण प्रकीर्णित होता है, यानी जो रेडियो एक्टिव परमाणु होता है उनमें से अल्फा कण निकलते हैं, वो किस बल के कारण निकलते हैं, वो गुरुत्वीय बल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वीय बल, वो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, और मतलब अल्फा कण के पास भी द्रव्यमान है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इनके बीच में जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो बहुत ही वीक लगेगा, और जो उन सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे हुए है नाभिकीय बल, उसकी तुलना में भैया वो तो बहुत ही कमजोर है, मतलब गुरुत्वीय बल कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, ठीक है। तो नाभिकीय बल तो हमें बताया वो तो उनको बांधे हुए है उल्टा, तो उसकी वजह से वो बाहर क्यों निकलेंगे। तीसरी चीज, जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल गतिमान आवेशों की वजह से होता है, और गतिमान आवेशों पे वो बल लगाता है, और उसकी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसको बाहर निकाल दे। तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है, यानी प्रोटॉन जो भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, वो जो बल लगता है कुलाम्बीय बल, ठीक है, उसकी वजह से ही अल्फा कण क्या होते हैं, परिकीर्णित होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। इसका पता भी आपको, F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2/r², यही बल है जिस वजह से ये अल्फा कण बाहर निकलते हैं परमाणु से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड का आवर्ती प्रास क्या है। आवर्ती का पता क्या, जैसे कि कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, समय और स्थान के साथ बदलते हैं। तो एक सेकंड में उनकी कितनी बार वैल्यू चेंज होती है, एक सेकंड में कितनी बार पीक पर पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं उनकी आवर्ती, ठीक है। तो ये जो रेंज दी है ना पहले वाली, इसको ध्यान से देखना, ये जो है दृश्य प्रकाश की रेंज है, दृश्य प्रकाश, अब जिस वजह से हम सबको सब कुछ दिखता है, ठीक है, जो भी रेड से लेके वायलेट कलर तक सब आ जाता है, ठीक है, तो वो दृश्य प्रकाश के। और इसके जस्ट नीचे, मतलब ये 10⁻14 से शुरू हो रहा है, वो 10⁻14 पे खत्म होगा, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, इंफ्रारेड होता है आवर्ती में, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। और ये जो 16 से ऊपर है, इसमें क्या होगा, 16 से आगे अल्ट्रावायलेट आओगी, फिर एक्स रेज, गामा रेज वो आओगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा। वो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जनरली वायु से तो किसी भी माध्यम में जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, जल में जाएगा उसका आयाम भी कम हो जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगी। एकमात्र चीज आवर्ती है जो कि नहीं बदलने की, सेम रहेगी, चाहे लाइट किसी भी मीडियम में जाए, ठीक है। आवर्ती जो होती है माध्यम बदलने से नहीं बदलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है और उस पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। देखो अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता नहीं, तो उसके पास 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक है। और फोर्स जो होगी F बराबर क्या होगा, QE, ठीक है। तो उसके पास चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन का, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 2 इंटू ये तो 2 प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितना होता है। और E की वैल्यू कितनी है, 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो इतना न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम मल्टीप्लाई कूलम कैंसिल होगा, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 15 दूनी 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी, -15, यानी कि 16 48
48 इंटू 10⁻⁻⁻15 न्यूटन इतना बल हो जाएगा, या 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। कहीं कोई सा भी एक आंसर देख सकते हो, इतना फोर्स उस पे अल्फा कण पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, मतलब विद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसका मात्रक लिखिए। तो पहले समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। मान लिया किसी भी जगह कोई विद्युत क्षेत्र है जिसको हमने विद्युत बल रेखाओं से रिप्रेजेंटेड किया हुआ है, प्रदर्शित किया है, और उसके भीतर मैं कोई पृष्ठ बनाता हूँ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई पृष्ठ है, मान लिया जैसे ये मेरा बोर्ड का एक पृष्ठ है और इसके अंदर ऐसे विद्युत क्षेत्र है, तो ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही है। तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेगी, ठीक है, उसको ही मैं क्या कहूंगा, इसका विद्युत फ्लक्स कहूंगा। ऑलराइट, अब इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और फाई जो होता है वो होता है ई डॉट एस, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। ऐसे कैसे हो गया भाई, हम तो कह रहे हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या का इससे क्या मतलब निकला ऐसे। तो देखो, हम विद्युत बल रेखाएं कैसे, विद्युत बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि रेखा से विद्युत क्षेत्र का कैसे पता चलेगा। तो देखो, किसी भी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं का जो पृष्ठ घनत्व होता है, सरफेस टेंसिटी, मतलब एक इस पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं कितनी है, उस पृष्ठ घनत्व को ही मैं क्या कहता हूँ, उनकी संख्याओं का जो पृष्ठ घनत्व है उसी को मैं कहता हूँ विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब जब मैं उनकी संख्याओं में पृष्ठ उनका घनत्व निकाला था, घनत्व कैसे निकाला था, यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है बल रेखाओं की संख्या, और उसको डिवाइड कर दिया किससे, पृष्ठ क्षेत्रफल से। अब जब मैं इसकी फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बल रेखाओं की संख्या मिल जाएगी, और वो बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, मेरा विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक बताना हो तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और सरफेस एरिया का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। याद करो, हिंदी में लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, और अगर विद्युत फ्लक्स समझ नहीं आए ना तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा पढ़ ले करो, समझ आ जाएगा पक्का, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमीय तथा अनुमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ कीजिए। अब ओमीय प्रतिरोध भी होता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जैसे धात्विक चालक जो होते हैं, धात्विक प्रतिरोध मतलब जिसमें भाई धारा बह रही है वही प्रतिरोध है, वो चालक ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। और जो है ओम के नियम क्या कहता है कि जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, मतलब V = IR। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम वोल्टता बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरी धारा बढ़ जाएगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी, अनुक्रमानुपाती है। तो वोल्टता और धारा के बीच में क्या होगा, जो ग्राफ अगर हम खींचे, इधर हम I ले और इधर V ले, ये धारा V वोल्टेज, तो वो ग्राफ जो होगा वो एक सरल रेखा आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये ओमीय प्रतिरोध के लिए। लेकिन जो अनुमीय प्रतिरोध होते हैं जैसे कि अर्धचालक होते हैं वो इस चीज का पालन नहीं करते, उनके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, I और V। पहले मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं एक्चुअली, और धारा नहीं बढ़ रही और एकदम से बढ़नी, ऐसे बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ होता है अनुमीय प्रतिरोध के लिए। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्चुअली ये मैंने बताया भी था एक क्वेश्चन में, अभी इस वीडियो में लैम्बडा = आ गया था H/√2mE की जगह के क्या दो, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, E लिख दो, कोई बात जो जिससे भी आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, वहाँ लिख दो कि H क्या है, प्लांक नियतांक है, M क्या है, द्रव्यमान है, K क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ऐसे रूट में ही लिख दिए। एक बार और बताऊं अगर चाहो, देखो लैम्बडा बराबर होता है H/mv, mv क्या है, उसका संवेग है।
ठीक है। और संवेग की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड m की मल्टीप्लाई कर दूँ, m इंटू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा, m इंटू 2 को भी इधर ले आओ। ठीक है, हमें तो mv की वैल्यू चाहिए थी, ये तो m² v² होगा, तो दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो mv की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो mv की जगह क्या लिख देंगे, h/√2mk। तो ये हो गई दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के रूप में। अब दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यार लिखने में तो काफी लंबा था, लेकिन इसमें जो भी डाटा दिया गया है वो मैंने इस चित्र में लिख दिया। उसमें ना एक ऐसे लेंस दिया, उत्तर लेंस ए बी, और इसकी दोनों पृष्ठ जो है, इस ये वाला भी इनकी जो वक्रता त्रिज्या दी है इसने, वो दिया दोनों 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, जो R1 लिखा है ना, ये एक्चुअली ये जो पृष्ठ ऐसे बनेगा, इसकी त्रिज्या R1, और ये R2 जो है ये ऐसे इसका। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का पता ही है ना आप, कि वो जिस गोले का हिस्सा है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो और इसका परिवर्तनांक कितना दिया है, लेंस का 1.5 दिया, 1.5, और कह रहा है कि अगर मैं इसको ए बी से काट दूं, बीच में से 2 हिस्से कर दूं इसके, तो ऐसे ये कट जाएगा, एक हिस्सा ये बन गया। सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजन करवा रहा है, इसको हटाओ। ये एक हिस्सा तो ये बन गया, और एक हिस्सा ये बन गया। हाँ, अब नु कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, दोनों हिस्सों की सेम होगी, इनकी कितनी होगी फोकस दूरी, वो पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है, अब देखो जब ये मैंने एक पृष्ठ को ऐसे काट दिया, तो अब ये किस गोले का हिस्सा है, ये किसी गोले का हिस्सा नहीं, ये समतल पृष्ठ बन गया, यानी इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी R1 की वैल्यू जो भी होगी वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो अब मेरी R1 की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, और जो R2 की वैल्यू है वो स्टिल क्या है मेरी, 20 सेंटीमीटर ही है। अब फोकस दूरी पता है, तो लेंस मेकर सूत्र है वो क्या है, 1/f बराबर n-1 1/R1 - 1/R2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ये R2 इस साइड में है, तो माइनस की लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो n की वैल्यू लिख दो 1.5 - 1, और ये R1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/∞ -1/20। अब शायद इधर का दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है यार, बढ़िया, अच्छी बात है। तो क्या बन जाएगा, 1.5 में से जाएगा, आधा बचेगा, 0.5 इंटू 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/2 1/n = 1/2 इंटू 1/20। तो ऐसे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, यानी दोनों लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। ठीक है, इसका मतलब देखो ऐसे हाइड्रोजन परमाणु बना लेते हैं, और वो क्या हो गया, किसी कक्षा में उत्तेजित हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेके मूल कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में चला गया, उत्तेजित हो गया। फिलहाल उसकी ऊर्जा इतनी है। ठीक है, ये ऊर्जा माइनस की क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो फिलहाल इतनी ऊर्जा उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए एनर्जी को हम यहाँ पे माइनस के लिखते हैं। तो इतनी ऊर्जा है उसकी, उसका कोणीय संवेग बताओ कितना होगा, और हमें दिया कि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में, एनवी कक्षा में, वो इस रूप में होती है। तो फिलहाल तो हम एक बार तो इस एनर्जी के इसके इक्वल रख के एन की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी, तो -13/6/n² इक्वल टू, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो -3.4 सॉरी, तो यहाँ से n² की वैल्यू आ जाएगी 13.6/3.4, और देखो 3 चौक होता है 12 और 4 चौक 16, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 4, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा में पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है उसका फॉर्मूला सिंपल है, L = NH/2π, ये होता है। ठीक है, तो L = n की वैल्यू 2 रख देंगे, 2h/2π, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, h/π बचेगा। तो L = h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻, कितना होता है, -34 होता है यार, अपॉन पाई 3.14।
अब इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 314 से 663 डिवाइड करके देखो, 314 से डिवाइड करो 663, 300 दूनी 600, तो 628 हो गया। माइनस करेंगे 13 में से 5, 8, 35 पॉइंट लगाओ 0, 314, तो करीब ही हो गया 2.1 इंटू 10⁻⁻34। ओ यहाँ तक हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक बताइए। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय संवेग का मात्रक जो है क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। देखो L बराबर, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है LVR, ठीक है। तो इसका जो मात्रक यहाँ तक बनता है वो बनता है न्यूटन सेकंड, और ये हो गया R, तो न्यूटन मीटर और सेकंड। या सिंपली यहाँ पर यहीं से देख लो, ये H जो है, पाई का कोई मात्रक नहीं है, N का कोई मात्रक नहीं है, तो जो H का मात्रक है वो ही L का भी मात्रक है। और H का पलांक नियतांक का मात्रक होता है, बता रहा हूँ ध्यान से, कान की बात है, इसका मात्रक होता है जूल सेकंड, ठीक है। यहाँ से देखते तो भी जूल सेकंड ही बनता, पता नहीं आगे ऊपर का दिख भी रहा नहीं। तो ये इसका मात्रक होगा L का, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी L इक्वल टू इतना कोणीय संवेग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन करता है। एक्चुअली वीडियो की ड्यूरेशन इतनी रखेंगे 20-25 मिनट, और वीडियो की संख्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम सब कुछ कवर करेंगे। मतलब कि 21 के 21 सेट, 2022 के 21 के तो पेपर पता नहीं कैसे हुए थे, 22, 20 और 19 अनसोल्ड पेपर्स में वही है। तो 21 के 21 सेट, हर साल 7 सेट होते हैं, वो उसके सबके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और मतलब उसको क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर कुछ समझना है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल तो ईमेल वगैरह बता दूंगा, मुझसे आप पूछ भी सकते हो। फिलहाल तो मतलब 100-150 सब्सक्राइबर है, तो यार पूछ ही सकते हो। फिलहाल तो मैं फ्री रहता हूँ मैं। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।